हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अनुप्रीता मिश्रा। आप अनुप्रीता मिश्राज इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के चैनल पर डीसी मशीन से रिलेटेड कंटेंट स्टडी कर रहे हैं। यहाँ लास्ट वीडियो तक मैंने आप लोगों को बेसिक प्रिंसिपल डीसी जनरेटर का और थोड़ी बहुत और चीज़ें कंस्ट्रक्शन वगैरह मैंने बताया है। आज मैं आप लोगों को जो फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग के बीच का कनेक्शन कैसे होता है और इसी पर बेस्ड डिफरेंट वेराइटीज़ या कैटेगरीज ऑफ या डिफरेंट टाइप्स ऑफ डीसी मशीन्स बताऊंगी। आपको डीसी मशीन्स बताऊंगी, मतलब सेम टाइप के डीसी जनरेटर्स भी होते हैं, सेम टाइप के डीसी मोटर्स भी होती है। अब धीरे धीरे करके स्टेप वाइज मैं छोटा छोटा आगे बढ़ूंगी ताकि आप लोगों की ग्रास्पिंग अच्छी हो सके। तो यहाँ पर अभी मैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ डीसी मशीन पर आती हूँ। उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा कंसेप्ट बताना चाह रही हूँ कि जनरेटर मतलब कैसे हम उसे इंडिकेट करें या किसी सर्किट को देख के कैसे समझे कि ये जनरेटर है, और मोटर किसी सर्किट को देख के हम कैसे समझे कि मोटर है। अब ये तो इतना कॉम्प्लेक्स हमको डीसी जनरेटर का सर्किट दिख रहा है, कंस्ट्रक्शन वाइज भी और सर्किट वाइज भी, पर इसको मुझे इलेक्ट्रिकली रिप्रेजेंट करते आना चाहिए। तो टाइप्स ऑफ डीसी जनरेटर, डीसी मशीन्स, डीसी मोटर बताऊंगी, तब तो मैं सर्किट बताऊंगी, पर फिलहाल अभी मैं आपको इक्विवेलेंट सर्किट आर्मेचर वाइंडिंग का बता दे रही हूँ, और इसके साथ ही फिर अगले स्टेप में मैं फील्ड वाइंडिंग भी ले आऊंगी, उसका भी इक्विवेलेंट इसके साथ मैं सर्किट बता दूंगी कि कैसे होता है। पर फिलहाल मैं आपको आर्मेचर वाइंडिंग बता देती हूँ और साथ में ये पहचानना सिखा रही हूँ कि किसी सर्किट को, छोटे से सर्किट को देखकर हम कैसे समझे कि ये जनरेटर का है कि मोटर का है। तो सबसे पहले मैं आर्मेचर ऑफ जनरेटर बता रही हूँ। कौन सा जनरेटर? डीसी। नेचुरली अभी मैं डीसी की बात कर रही हूँ। तो यहाँ पर आर्मेचर को हम ये सर्कल से शो करते हैं क्योंकि वो रोटर पर होती है, और ये जो है ये ब्रशेज है जहाँ से हम पावर कलेक्ट कर रहे हैं, और साथ में ये टर्मिनल्स बाहर निकले हुए हैं। तो ये टर्मिनल्स कौन से वाले हैं? अगर लोड नहीं लगा हुआ है तो ये टर्मिनल्स ये हैं, प्लस एक है तो ये प्लस टर्मिनल और ये माइनस टर्मिनल है, ये हो गया। लोड हम कुछ भी लगा सकते हैं तो वो एक अलग चीज़ है, मैं लोड यहाँ पर कनेक्ट कर सकती हूँ। यहाँ ओपन रखा है तो यहाँ भी ओपन रख रही हूँ, पर जैसे ही लोड लगाएंगे तो करंट बहना शुरू हो जाएगा। जैसे ही लोड लगाएंगे तो करंट बहना शुरू हो जाएगा, और यही लोड मैं यहाँ पर भी लगाऊंगी। अब इसके अक्रॉस के वोल्टेज को मैं टर्मिनल वोल्टेज VT बोलूंगी, और जो प्लस टर्मिनल होगा उससे करंट बाहर आएगा, क्योंकि हमें जनरेटर क्या काम कर रहा है? वोल्टेज सोर्स का काम कर रहा है। वो क्या कर रहा है? बाहर एनर्जी सप्लाई कर रहा है, लोड को एनर्जी दे रहा है। तो जब भी सोर्स होता है वो उसकी पॉजिटिव पोलैरिटी से ही करंट बाहर निकलता है। तो ये आर्मेचर करंट आए, इसकी डायरेक्शन में प्लस से बाहर की तरफ बता रही हूँ, मतलब करंट ऐसा बहेगा। ये जनरेटर के आर्मेचर का रिप्रेजेंटेशन है, सर्कल, ब्रशेस और टर्मिनल वोल्टेज। तो कई बार यहाँ पे टर्मिनल वोल्टेज नहीं दिया रहता है, बस ऐसा ही इंडिकेट किया जाता है कि टर्मिनल वोल्टेज के प्लस पोलैरिटी से जनरेटर बाहर करंट देगा। अब इस इक्विवेलेंट सर्किट में मैंने तो सिर्फ आर्मेचर शो किया है, पर क्या क्या है? यहाँ पर बहुत सारे कंडक्टर है। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में रोटर पर 8 कंडक्टर्स, 8 स्लॉट्स दिखाई थी, तो 8 कंडक्टर का अपना कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है। तो इस आर्मेचर वाइंडिंग का अपना एक रेजिस्टेंस होता है जिसको RA से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इस आर्मेचर वाइंडिंग के रेजिस्टेंस को मैं RA से, आर्मेचर रेजिस्टेंस से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, और इसके अक्रॉस जो EMF इंड्यूस हो रहा है जिसे अपन EG जनरेटेड वोल्टेज बोल रहे हैं, ये EG जनरेटेड वोल्टेज ये वाला है, और इस EG जनरेटेड वोल्टेज में से RA के अक्रॉस का IARA ड्रॉप जब होगा, और साथ में ये ब्रश पर भी कुछ ना कुछ वोल्टेज जब हम कलेक्ट करते हैं करंट यहाँ से ब्रशेस से, तो कुछ ना कुछ वहाँ पर फ्रिक्शन और रबिंग की वजह से स्पार्किंग होती है अक्सर, तो यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप होता है ब्रशेस पर। तो एक आर्मेचर के स्ट्रक्चर में आर्मेचर वाइंडिंग को हम उसके रेजिस्टेंस RA से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और इसके अक्रॉस जनरेटेड वोल्टेज को मैं EG बोल रही हूँ। यहाँ वाला वोल्टेज EG वोल्टेज, EG यहाँ वाला नहीं कहना चाहिए, ये वाला वोल्टेज EG वोल्टेज A और D के बीच में जनरेट हो रहा है, और EG में से कितना ड्रॉप होगा? IARA का रेजिस्टेंस ड्रॉप हो जाएगा,
IaRa के बराबर, क्योंकि 8 कंडक्टर में से करंट बहेगा तो वो IaRa का 8 कंडक्टर्स का ड्रॉप डेवलप करेगा। तो जनरेटेड वोल्टेज जो सारे कंडक्टर्स के अक्रॉस EMF इंड्यूस हो रहा है फैराडेज लॉ के, वो माइनस IaRa का ड्रॉप और साथ में ब्रशेस के अक्रॉस का भी वोल्टेज ड्रॉप डेवलप हो जाता है। तो ये दो टाइप के ड्रॉप्स डेवलप होते हैं। तो ये टर्मिनल वोल्टेज जो बाहर लोड को मिलेगा वो टर्मिनल वोल्टेज हमेशा जनरेटेड वोल्टेज माइनस IaRa माइनस VB ऐसे करके ये हमें केवीएल इक्वेशन मिल जाती है और ये टर्मिनल वोल्टेज अवेलेबल रहता है। पूरा का पूरा एक्चुअली EMF जो फैराडेज लॉ के अकॉर्डिंग इन कंडक्टर्स में, 8 कंडक्टर्स में डेवलप हुआ है, उसमें से IaRa का ड्रॉप होगा, उसमें से ब्रशेस के अक्रॉस का वोल्टेज ड्रॉप होगा। जनरली 1 वोल्ट वगैरह रहता है, मैक्सिमम 1.52 वोल्ट्स होता है, वो छोटा सा ड्रॉप होगा और बाकी का बचा हुआ वोल्टेज लोड के अक्रॉस आ जाता है। तो ये पूरा जनरेटर, डीसी जनरेटर से रिलेटेड आर्मेचर सर्किट का इक्विवेलेंट सर्किट ये वाला है। ये एक्चुअली मैं आर्मेचर कैसे रिप्रेजेंट कर रही हूँ वो, पर इसमें कौन कौन से वोल्टेजेस निहित है, एक जनरेटेड वोल्टेज, फिर इसके रेजिस्टेंस के अक्रॉस का ड्रॉप और फिर ब्रशेस के अक्रॉस का ड्रॉप। वो सारे ड्रॉप होने के बाद फाइनली हमारे पास वोल्टेज कितना आ जाता है, VT टर्मिनल वोल्टेज आ जाता है। तो अगर मैं केवीएल इक्वेशन लिखूं तो VT इज इक्वल टू ET माइनस IaRa माइनस VB। VB इज नथिंग बट द ब्रश वोल्टेज ड्रॉप जो होता है वो है। तो इस तरीके से आर्मेचर का इक्विवेलेंट सर्किट ये वाला हो गया। ऐसे ही मैं जनरेटर का हो गया। ऐसे ही अगर मैं मोटर के आर्मेचर सर्किट को बनाऊं तो मोटर में हम यहाँ से इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं। अभी मैंने मोटर के कॉन्सेप्ट को आपको समझाया नहीं है, पर आप ये समझिए कि जनरेटर में यहाँ से पावर लेते हैं तो मोटर में यहाँ से पावर देते हैं। तो मोटर में हम यहाँ पर अगर मैं माइनस पोलैरिटी और यहाँ प्लस पोलैरिटी और यहाँ से पावर दूंगी तो आर्मेचर करंट इसके टर्मिनल से, VT टर्मिनल वोल्टेज से आर्मेचर करंट अंदर की तरफ बहेगा। अंदर की तरफ बहेगा तो नेचुरली इसमें ब्रशेस का अक्रॉस भी वोल्टेज ड्रॉप होगा, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस भी, जो आर्मेचर कंडक्टर्स के रेजिस्टेंस है उसके अक्रॉस भी वोल्टेज ड्रॉप होगा और फाइनली एक वहां पर बैक EMF इंड्यूस होता है। वो सारी कहानी मोटर की मैं बाद में समझाऊंगी, पर जैसा यहाँ जनरेटेड वोल्टेज होता है वहां पे भी नेचुरली एक EMF इंड्यूस होगा और वो EMF जो होता है वो बैक EMF कहलाता है। तो यहाँ पर भी 3 वोल्टेजेस है, ब्रश वोल्टेज है, IaRa रेजिस्टेंस ड्रॉप है और EB जनरेटेड बैक EMF है। ये तीनों वोल्टेजेस से VT का एक्सप्रेशन हम बना सकते हैं। तो VT बड़ा है वोल्टेज, VT में से VB के अक्रॉस जो है, VT का ही कुछ पोर्शन VB के अक्रॉस वोल्टेज ब्रशेस के अक्रॉस ड्रॉप हो जाता है, IaRa के अक्रॉस ड्रॉप हो गया, मतलब रेजिस्टेंसेस के अक्रॉस ड्रॉप हो गया और बाकी का बचा हुआ वाइंडिंग के अक्रॉस, आर्मेचर वाइंडिंग के अक्रॉस बैक EMF के फॉर्म में होता है। तो ये पूरी इक्वेशन हमारी जो होगी ये होगी हमारी मोटर की वोल्टेज केवीएल इक्वेशन। और करंट आप देखें कि टर्मिनल वोल्टेज के प्लस से करंट अंदर एंटर हो रहा है और यहाँ पर टर्मिनल वोल्टेज के प्लस से करंट बाहर जा रहा है। तो जब प्लस से करंट बाहर जाता है मतलब सोर्स से करंट आ रहा है और जब प्लस से करंट अंदर जाता है मतलब ये मोटर का काम कर रही है, एनर्जी यूज कर रही है, इलेक्ट्रिकल पावर को यूज कर रहा है, तभी पॉजिटिव पोलैरिटी से बाहर के सोर्स से अंदर की तरफ मोटर की तरफ करंट आ रहा है। तो रिप्रेजेंटेशन कहीं भी आप VT प्लस से आए अंदर जा रहा है तो समझ जाना ये मोटर है और VT प्लस से आए बाहर आ रहा है तो समझ जाना ये जनरेटर है। और इस तरीके से हम मोटर की केवीएल इक्वेशन और जनरेटर की केवीएल इक्वेशन को इस तरीके से समझ सकते हैं। अभी मुझे इसके बारे में डिटेल में मोटर की बात मैं बाद में करूंगी, चूंकि अभी मैं आर्मेचर की बात कर रही थी, आर्मेचर सर्किट की, और मुझे प्लस से करंट का बाहर आना और प्लस से करंट का अंदर जाना ये सब बताना था, तो मुझे केवीएल इक्वेशन भी यहाँ पर बताना पड़ी। तो ये सारा इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ आर्मेचर है डीसी जनरेटर का और डीसी मोटर का। अब मैं आपको टाइप्स ऑफ डीसी मशीन्स बता देती हूँ। वो बेस्ड है फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर के आपस के कनेक्शन पर, वो वैरायटीज, वो टाइप्स निर्भर करती है। तो चलिए मैं बोर्ड रब करके वो समझा देती हूँ आप लोगों को। टाइप्स ऑफ डीसी मशीन समझा देती हूँ। हमारे पास जो मैंने लास्ट वीडियो तक और आज भी मैंने पहला जो सर्किट यहाँ पर बड़ा सा बना हुआ था कॉम्प्लेक्स टाइप का, उसमें फील्ड जो पोल्स थे नॉर्थ और साउथ पोल उस पर वाइंडिंग लपेटी हुई थी। तो वो वाइंडिंग ये वाली है और दोनों पोल्स पर सीरीज में, मतलब नॉर्थ पर लपेटी फिर साउथ पर वही वाइंडिंग साउथ पर लपेटी। आप उस रिवाइंड करके देखेंगे वीडियो को
तो आपको एक ही सीरीज वायर मैंने रेड कलर से सीरीज में नॉर्थ पर जो लपेटा है वही साउथ पर लपेटा हुआ है, दिखाया हुआ है। तो ये वो वाली वाइंडिंग है, और RF का मतलब इस वाइंडिंग का रेजिस्टेंस, फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस। तो ये फील्ड वाइंडिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, फील्ड वाइंडिंग का इक्विवेलेंट है, और ये आर्मेचर का इक्विवेलेंट है। अभी मैं ना तो जनरेटर बोल रही हूँ ना मोटर बोल रही हूँ, मैं मशीन की बात कर रही हूँ। तो ये आर्मेचर रोटेट होगा। अब या तो हम रोटेट करेंगे जनरेटर की केस में, या मोटर की केस में ये रोटेट होगा और हमें मैकेनिकल एनर्जी देगा। तो मैकेनिकल एनर्जी फीड हो रही होगी जनरेटर की केस में, तो मैं ऐसे एरो दिखाऊंगी, और मोटर की केस में अगर हम बाहर ले रहे हैं टर्निंग इफेक्ट या स्पीड, तो मैं एरो ऐसे दिखाऊंगी। तो अभी ना तो मैं इसको मोटर बोल रही हूँ ना मैं जनरेटर बोल रही हूँ, ये डीसी मशीन का आर्मेचर इक्विवेलेंट सर्किट है जिसमें RA है और इसके अक्रॉस वोल्टेज इंड्यूस होगा। EG होगा तो जनरेटर की केस में, और EB होगा तो बैक EMF मोटर की केस में। ठीक है, इन दोनों वाइंडिंग का आपस में कनेक्शन कैसा है उस पर निर्भर करती है इसकी सारी वेराइटीज, टाइप्स ऑफ डीसी मशीन। पहला होता है सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मशीन। सेपरेटली एक्साइटेड का मतलब है कि फील्ड वाइंडिंग का सर्किट अलग होगा, इसको सप्लाई अलग दिया जाएगा फीड पोल्स को मैग्नेटाइज करने में, मतलब नॉर्थ पोल को नॉर्थ बनाने में और साउथ को साउथ बनाने में, और जो आर्मेचर का सर्किट होगा वो अलग होगा। तो उसके टर्मिनल वोल्टेज को मैं VT बोल रही हूँ। अगर ये जनरेटर का होगा तो IA प्लस से बाहर आ रहा होगा आर्मेचर करंट, और अगर ये मोटर है तो आर्मेचर करंट अंदर जा रहा होगा प्लस से। और स्पीड की मैं बात करूं तो अभी जैसा यहाँ पे बताया अंदर की तरफ स्पीड बताऊंगी एरो का, तो ये जनरेटर हो गया, बाहर की तरफ है तो ये मोटर हो जाएगी। तो सेपरेटली एक्साइटेड में दोनों वाइंडिंग्स का अपना अपना सेपरेट कनेक्शन होता है, उनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं होता है, तो ये सेपरेटली एक्साइटेड है। सेकेंड टाइप का है शंट वाउंड और शंट डीसी मशीन। शंट वाउंड का मतलब ये है कि आर्मेचर वाइंडिंग और फील्ड वाइंडिंग को हम पैरेलल में शंट में रखते हैं, डीसी जनरेटर हो या डीसी मोटर हो। तो जो भी टर्मिनल वोल्टेज यहाँ पर अगर जनरेटर की केस में जनरेट हो रहा है तो वो टर्मिनल वोल्टेज पूरा का पूरा RSH के अक्रॉस आ जाता है, या फिर मोटर है तो मोटर की केस का भी पूरा आर्मेचर के अक्रॉस का वोल्टेज किसके अक्रॉस आ जाता है, और शंट वाइंडिंग के अक्रॉस आ जाता है। तो अब इतना ज़्यादा वोल्टेज शंट वाइंडिंग के अक्रॉस आएगा तो शंट वाइंडिंग में बहुत बड़ा करंट बह जाएगा, बहुत बड़ा करंट बहेगा तो शंट वाइंडिंग से बहने वाला जो करंट होगा फील्ड वाइंडिंग, ये फील्ड वाइंडिंग है, तो नॉर्थ पोल बहुत स्ट्रांग बन जाएगा और साउथ पोल भी बहुत स्ट्रांग बन जाएगा। उतने स्ट्रांग पोल्स की हमें ज़रूरत नहीं होती है, हमें थोड़े से मैग्नेटिक फ्लक्स से भी हमारा जनरेटर का फंक्शनिंग हो जाएगा या मोटर का फंक्शनिंग हो जाएगा। तो इसका मतलब मुझे इस शंट वाइंडिंग से बहने वाले करंट को रिस्ट्रिक्ट करना है। पूरा का पूरा आर्मेचर वोल्टेज इसके अक्रॉस आ भी जाए तब भी इसमें से करंट कैसा बहना चाहिए, कम करंट बहाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा रखना पड़ेगा। और रेजिस्टेंस ज़्यादा रखना है मतलब इस वायर का क्रॉस सेक्शन कम रखना पड़ेगा, मतलब थिन वायर रखना पड़ेगा, बिकॉज रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, ρL/A। ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है कंडक्टर का, ये अगर थिन होगा मतलब क्रॉस सेक्शन छोटा होगा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, और लेंथ ज़्यादा होगी तो भी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। तो इस आर्मेचर के अक्रॉस का वोल्टेज पूरा का पूरा इसके अक्रॉस अप्लाई होने की वजह से बड़ा करंट ना बह जाए, इसलिए हमें RSH को की क्वांटिटी को मतलब रेजिस्टेंस की वैल्यू को ज़्यादा रखनी पड़ेगी। और वो ज़्यादा रखने के लिए हम कैसा वायर यूज़ करेंगे, लंबा, मतलब ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स हम शंट वाइंडिंग में देंगे, और उसका क्रॉस सेक्शन भी कैसा होगा, छोटा होगा। तो ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि शंट वाइंडिंग का में ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं, वायर कैसा होता है, थिन होता है। तो ये हो गया शंट वाउंड का। अब अगर मैं आपसे कहूँ सीरीज वाउंड का कैसा होगा, तो मैं रब करके अभी आपको सीरीज वाउंड और कंपाउंड वाउंड भी बता देती हूँ। शंट वाउंड मशीन से रिलेटेड मैं एक चीज़ और बता दूँ कि जैसे इसको मैंने शंट बना दिया, वहाँ से फिगर मैंने रब कर दिया है, तो मैं यहीं पर दिखा देती हूँ। तो आर्मेचर के अक्रॉस शंट वाइंड जो फील्ड वाइंडिंग है वो पैरेलल में आ जाती है, और आर्मेचर के अक्रॉस का वोल्टेज बड़ा होता है तो ज़्यादा पूरा का पूरा वोल्टेज इसके अक्रॉस आ जाएगा, तो ज़्यादा बड़ा करंट बह जाएगा अगर इसका रेजिस्टेंस कम होगा। और अगर आर्मेचर से हमें जनरेटर बनाना, मतलब ये डीसी मशीन जो है वो डीसी जनरेटर है, आर्मेचर करंट अगर बाहर हमें चाहिए यानी हमें टर्मिनल करंट चाहिए, तो आए करंट जो जनरेटेड करंट है इसमें ईएमएफ इंड्यूस हुआ है उसका आए का मैक्सिमम पोर्शन लोड पर जाना चाहिए, और कम करंट इसमें से फील्ड वाइंडिंग से बहना चाहिए, शंट फील्ड वाइंडिंग से। अगर ज़्यादा करंट इधर चला गया और कम करंट लोड को गया
तब भी ऐसा डीसी जनरेटर हमारे किसी काम का नहीं है। तो इस रेजिस्टेंस को ज़्यादा रखने के दो रीज़न है। एक रीज़न तो पहले जो मैंने बताया कि ये वाला वोल्टेज पूरा का पूरा इस शंट वाइंडिंग के अक्रॉस आ जाएगा तो ज़्यादा बड़ा करंट ना बह जाए, इसलिए इसके रेजिस्टेंस को बड़ा रखा जाता है। और बड़ा करंट क्यों नहीं बहना चाहिए, वो इसलिए नहीं बहना चाहिए कि इसको बाहर लोड को ज़्यादा सप्लाई करे ये करंट या पावर, अंदर फील्ड वाइंडिंग को नहीं सप्लाई करवाना है। फील्ड वाइंडिंग में तो थोड़े से करंट से ही क्या हो जाएगा, फ्लक्स प्रोड्यूस हो जाएगा और नॉर्थ और साउथ पोल बन जाएगा। तो मतलब इस वाइंडिंग का रेजिस्टेंस ज़्यादा होना चाहिए, इसलिए इसका क्रॉस सेक्शन पतला और लंबा ज़्यादा होना चाहिए ये वाला वायर, ताकि इसमें से ज़्यादा करंट ना बह सके, ये रीज़न है। और ज़्यादा से ज़्यादा करंट कहाँ मिले हमें, आउटपुट पर। अब चलिए आ जाते हैं सीरीज वाउंड मोटर पर। सीरीज वाउंड मोटर में आर्मेचर वाइंडिंग के साथ सीरीज में फील्ड वाइंडिंग दे दी जाती है और टर्मिनल वोल्टेज प्लस माइनस दे दिया है। अगर ये जनरेटर है तो करंट बाहर आएगा, मोटर है तो करंट अंदर जाएगा। अब फिर से वही कंसेप्ट की अगर जनरेटर है तो स्पीड अंदर फीड होगी और मोटर है तो स्पीड बाहर आउटपुट पर मिलेगी हमें। अब ये सीरीज रेजिस्टेंस कैसा होना चाहिए, तो आर्मेचर करंट बड़ा बहेगा, बड़ा आर्मेचर करंट बहेगा तो इस बड़े करंट को कैरी करने की कैपेसिटी इस रेजिस्टेंस की, फील्ड वाइंडिंग के रेजिस्टेंस की होनी चाहिए। मतलब ये रेजिस्टेंस कैसा होना चाहिए, छोटा। दूसरा, अगर इस आर्मेचर ने ज़्यादा करंट प्रोड्यूस कर भी दिया और ये रेजिस्टेंस अगर ज़्यादा क्वांटिटी का होगा तो वो आर्मेचर करंट बाहर लोड की तरफ जनरेटर के केस में जा ही नहीं पाएगा। तो फिर ऐसा जनरेटर हमारे लिए किस काम का, मतलब ये रेजिस्टेंस ऐसा नहीं होना चाहिए जो आर्मेचर करंट को कम कर दे। ये रेजिस्टेंस कैसा होना चाहिए, जो आर्मेचर करंट को सपोर्ट करे। मतलब इस रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, कम। और ये कम कब रहेगी, जब इसका क्रॉस सेक्शन कैसा होगा, ज़्यादा होगा, मतलब थिक होगा, और नंबर ऑफ टर्न्स कैसे रहेंगे, कम। तो ये सीरीज वाउंड डीसी मशीन की बात हो गई। अब कंपाउंड वाउंड, कंपाउंड मतलब शंट और सीरीज दोनों कॉम्बिनेशन होते हैं। तो एक लॉन्ग कंपाउंड होता है, मतलब आर्मेचर के साथ सीरीज में छोटा सा फील्ड वाइंडिंग का पोर्शन आर्मेचर के साथ सीरीज में होता है और उन दोनों के अक्रॉस पूरा फील्ड वाइंडिंग का बाकी का पोर्शन पैरेलल में होता है। ये दोनों फील्ड वाइंडिंग ही है। फील्ड वाइंडिंग का छोटा सा पोर्शन आर्मेचर के साथ सीरीज में होगा और ज़्यादा पोर्शन दोनों के सीरीज कॉम्बिनेशन के साथ शंट में फील्ड वाइंडिंग का कुछ पोर्शन होगा। तो इसे हम क्या कहेंगे, लॉन्ग शंट। और शॉर्ट शंट कैसा होता है, आर्मेचर के साथ सीरीज में है ही, पर सिर्फ आर्मेचर के साथ एक पोर्शन फील्ड वाइंडिंग का शंट में आ जाता है। मतलब फील्ड वाइंडिंग का थोड़ा सा पोर्शन सीरीज में और आर्मेचर के अक्रॉस से सिर्फ हमें शंट फील्ड वाइंडिंग मिलती है, तो ये शॉर्ट शंट कहलाता है। इसके आगे का भी मैंने आपको दो और स्पेसिफिकेशंस दिए हैं, एक दिया क्यूमुलेटिव कंपाउंड और एक दिया डिफरेंशियल कंपाउंड। क्यूमुलेटिव कंपाउंड का मतलब ये है कि ये दोनों फ्लक्स जो प्रोड्यूस करते हैं वो सेम डायरेक्शन के फ्लक्स प्रोड्यूस करते हैं, मतलब दोनों की वजह से फ्लक्स का एडिशन होता है, तो स्ट्रॉन्ग पोल्स नॉर्थ और साउथ पोल बनते हैं। और ये दोनों, अगर इन दोनों का फ्लक्स अपोजिट डायरेक्शन का प्रोड्यूस होता है तो डिफरेंशियली कंपाउंड हो जाते हैं, मतलब ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नॉर्थ और साउथ पोल नहीं बनेगा। तो अब एप्लीकेशंस में इन सारे डीसी मशीन्स के, अभी मैंने आपको सिर्फ इसके कंस्ट्रक्शन वाइज और फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग का आपसी कनेक्शन कैसा होता है उसके बेसिस पे मैंने सारी टाइप्स आपको बता दिए। अब एप्लीकेशन पर बेस्ड मैं आपको बताऊंगी कि अगर लॉन्ग शंट है और कंपाउंड डीसी मशीन तो क्यूमुलेटिव कौन से जगह पे अप्लाई होगा और डिफरेंशियली कंपाउंड कहाँ पे अप्लाई होगा। ऐसे ही शॉर्ट शंट वाला अगर क्यूमुलेटिव कंपाउंड डीसी मशीन है तो डिफरेंशियल वाला कहाँ होगा और क्यूमुलेटिव वाला कहाँ होगा वो मैं बताऊंगी। ऐसे ही सीरीज डीसी मशीन कहाँ यूज़ होगी, शंट डीसी मशीन, सेपरेटली डीसी मशीन सब कहाँ यूज़ होगी, और इसमें भी मैं जनरेटर के एप्लीकेशंस अलग बताऊंगी, डीसी मोटर्स के अलग बताऊंगी। तो अभी हमें 4 जनरेटर पढ़ने, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइप के जनरेटर, 8 टाइप की डीसी मोटर हमें पढ़नी है। तो वो टाइम टू टाइम स्टेप बाय स्टेप मैं आगे बढ़ूंगी। अब मैं सच में डीसी जनरेटर पर आ जाऊंगी, क्योंकि अब मैं डीसी जनरेटर पढ़ाना शुरू करूंगी। कहाँ से स्टार्ट करूंगी कि आर्मेचर के अक्रॉस ईएमएफ कितना इंड्यूस होता है, ईएमएफ इक्वेशन से मैं स्टार्ट करूंगी। तो उम्मीद है कल जो मैंने डीसी कंस्ट्रक्शन बताया था और प्रीवियस वीडियो में, और आज मैंने वो कंस्ट्रक्शन के बेसिस पे, यहाँ पर कनेक्शन के बेसिस पे आपको
टाइप्स ऑफ डीसी मशीन्स बताया, तो आपको मेरा एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा और इंटरेस्टिंग भी लगा होगा। तो प्लीज़ मेरे आज के वीडियो को तुरंत लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को शेयर करें और मुझे सपोर्ट करें इस चैनल को ग्रो करने में, क्योंकि मैं कंटेंट क्लास टीचिंग जैसा दे रही हूँ, यही मेरा सेटिस्फैक्शन पॉइंट है। और मैं चाहती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक इसी टाइप की पढ़ाई पहुँचे जो यूपी बिहार के, जिनको हिंदी मीडियम के हैं और इंग्लिश में पढ़ने में परेशानी आती है, उनको कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। इसलिए मैं इस तरीके से छोटा छोटा पढ़ा के 20-20, 25-25 मिनट के वीडियोज़ बना के आप लोगों तक नॉलेज शेयर कर रही हूँ। प्लीज़ मेरे आज के वीडियो को तुरंत लाइक करिए। थैंक यू।